अपने असर आप बताइए। चलिए, अच्छा लगा सुबह सुबह, आज अच्छा दिन हाँ होगा हमारा। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। हमारा अपना ही नहीं, इस देश का भी अच्छा दिन होगा। क्योंकि देखिए, आपको हमारी पोस्ट कैसी लग रही हैं? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। क्या बट आप इस क्या बात है कि से? बस थोड़ा सा खाली मिलना, थोड़ा सा आपका उधर दिल्ली में अगर आप होते ना तो मीटिंग वूटिंग खूब होती। बस ये क्या होता है कि देखो आपका देखो यहाँ रहना बहुत जरूरी है। देखो, मैं आपको ये बताऊं, जब रहना मुखिया एक बार आजकल। सामने होता है तो काम देख करने में और मजा आता है। देखिए 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 रोहित जी, मैं इसको इस ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं कि आजकल समय और जगह बहुत कम इम्पोर्टेंट है। हम्म, आप चीजों को जो है ना प्लान कर लीजिए और वहां पहुंच गए और मिलना हो गया। नहीं तो आदमी अगल बगल में बना रहता है और फिर भी कुछ नहीं हो पाता है, राइट? जैसे ज्यूम करिए कि मान लो आपने संडे को, सैटरडे को, किसी भी दिन यदि एक संवाद रखा, लोगों को इकट्ठा किया और अपन बातचीत करें। क्योंकि देखो, एक चीज हमको समझना पड़ेगी कि जो हमारे ये नेता बने हैं, आज कोई भी अच्छी चीज होती है, जैसे हम क्राइम फ्री भारत के बारे में बात कहते हैं, तो पहली क्रिटिसिज्म ये रहती है कि साहब इट इज टू गुड टू बी ट्रू। तो मैं सामने वाले से पूछता हूँ, भाई साहब कि बहुत अच्छा है, इससे आपके पेट में दर्द क्यों? भाई अच्छा चीज है तो आपको खुश होना चाहिए ना, नंबर वन। तो दूसरी बात वो फिर कहते हैं कि राजनेता इसे कभी नहीं होने देंगे। तो मैं उनसे हमेशा ये पूछता हूँ कि ये जो राजनेता हैं, ये इतने दुष्ट प्राणी क्यों हैं कि इन्हें हर अच्छी चीज में दिक्कत है? और, और फिर मुझे लगता है कि ये राजनेता अल्टीमेटली कौन बना रहा है ये, तो सही उसमें बात है। समझ में आता है कि इसमें एक बहुत बड़ी दुष्टता की गई है। वो हमारा जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, जो कि उस समय जवाहरलाल नेहरू ने बनाया है, वो दुष्टता का आधार है। सही बात है, सही चेंजेस तो होने चाहिए इसमें। तो हमें देखिए, मेरा ये बहुत जोर से मानना है कि अल्टीमेटली पार्टी शब्द का इस्तेमाल जो है वो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में आया है, राइट? संविधान किसी पार्टी को नहीं पहचानती है। पहचानती है क्या? नहीं नहीं। नहीं पहचानती है। और उस पार्टी में ऐसे प्रावधान हमने कर दिए हैं, पार्टी विप के नाम पर, हमने जो है दूसरी चीजों के नाम पर, पार्टी डिसिप्लिन के नाम पे, जो बाहर बहुत बहुत बड़े बड़े काम कर बच्चे, जो बहुत बहुत बाहुबली हैं, जो कि अपराधी भी हैं, जो दूसरों को भय कारित करते हैं, लेकिन वो भी इस पार्टी तंत्र से घबराए रहते हैं। ये बात मानते हैं आपके? नहीं। बिल्कुल सही बात। और जो कुछ भी जिसको मिल रहा है, वो डरा हुआ है कि कहीं उससे वो छीन ना लिया जाए। मतलब जिसको मंत्री पद मिला है वो मंत्री पद के लिए सोच रहा है, जो किसी दूसरी चीज के लिए बना है वो दूसरी चीज के लिए सोच रहा है, लेकिन सब डरे हुए व्यक्ति हैं। डू यू एग्री विद दिस? हाँ, 100%। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ये पार्टियां क्या पारिवारिक प्राइवेट कंपनियां नहीं बन गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब दूसरी बात पे हम विचारण करें कि ये किसको टिकट दे रही हैं। तो ये पैसे लेकर टिकट दे रही हैं कि आपको टिकट चाहिए तो इतने करोड़ जमा करो, राइट? ये अपराधियों को टिकट दे रही हैं और अपराधियों को प्रेफर कर रही हैं। यही कारण है कि हमारी 2019 की चुनी हुई पार्लियामेंट में 42% लोग क्रिमिनल्स हैं और 29% लोग जो है वो जघन अपराध के उनके विरुद्ध अपराध चल रहे हैं। और इस देश के लिए ये विडंबना की बात है कि जहां पर कि चपरासी बनने के लिए आपको साक्षरता होना की जरूरत है, लेकिन कानून का निर्माता होने के लिए आप जो है अपराधी रहेंगे तो चलेगा। कानून के निर्माता मंदिर में ये अपराधियों का क्या काम है? और अब इसके बाद तीसरा बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, अपन पार्टी की बात बाद में करें, कि जो ये कानून निर्माण का मंदिर है, ये कानून क्या निर्माण कर रहा है? आपका क्या सोचना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज है ना कि थोड़ा सा बस एक चीज और नहीं, अभी रोहित थोड़ा सा भटके नहीं, अभी थोड़ा सा जो है बातचीत की जो लय है उसको अपने उसका प्रभाव होने दें थोड़ा सा, ठीक है ना? देखिए, ये बताइए कि कानून के निर्माता मंदिर में अभी PIL लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा गया है कि साहब
हमें दिक्कत हो रही है इंटरप्रिटेशन में, क्योंकि जब हमें किसी भी कानून को इंटरप्रेट करना होता है तो हम पार्लियामेंट की डिबेट को देखते हैं कि कानून निर्माताओं की भावनाएं क्या थी, और वो कहते हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि साहब हमें बड़ी दिक्कत हो रही है जब हम ये पाते हैं कि 19 घंटे में 21 एक्ट जो है पारित किए गए हैं। तो लगभग अधिकांश एक्ट बिना किसी विचार विमर्श के या डिबेट के पास हो रहे हैं। तो इन एक्ट को बना कौन रहा है, ये कहीं ना कहीं मंथन करने की जरूरत है। क्या ब्यूरोक्रेसी बना रही है या और कोई पावर सेंटर बना रहे हैं जो ड्राफ्ट इनको दे रहे हैं? क्योंकि देखिए, एक चीज मैं थोड़ा सा एक डाइवर्सन के लिए माफी चाहता हूँ। हाँ, डाइवर्सन ये है कि ड्राफ्ट कमेटी ने जो संविधान बनाया है, उस ड्राफ्ट कमेटी को के पास कोई ड्राफ्ट था कि नहीं था? क्योंकि यदि हम इंटरनेट को खोजें तो हमें ये चीज बड़ी बारीकी से समझ में आती है कि उसमें किसी को ने कुछ कहा, उसको धन्यवाद दिया, वो सब भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है जिन आर्टिकल्स पे विचार विमर्श हुए हैं वो आर्टिकल ऑलरेडी उसके पास उपलब्ध थे जिस पे उसने चर्चा की, राइट? वो आर्टिकल किसने बनाए हैं? आपको मालूम है कि किसने बनाए? बताए। हाँ, वो जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक टीम थी जिसमें 7 लोग थे। उन्होंने 433 आर्टिकल का एक ड्राफ्ट संविधान बनाया था, और जवाहरलाल नेहरू की इच्छा थी कि उसको किसी अंग्रेज के माध्यम से, उसका नाम भी एक मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल विद के उसमें सुना है, उसको जो है ना वो ये काम सौंपना चाह रहे थे। लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण फिर उन्हें एक इंटरनल ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई जिसमें कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को चेयरमैन बनाया गया। और ड्राफ्ट एक्ट बना के ड्राफ्ट जो है ना संविधान पेश करने के बावजूद भी आपने देखा होगा डिबेट में जवाहरलाल नेहरू लगातार सक्रिय रहे हैं। तो उन्होंने अपने आप को जो है ड्राफ्ट तक सीमित नहीं किया, वो ड्राफ्ट संविधान में जगह पा जाएं इसके लिए भी वो पूरी तरह से क्रियाशील रहे, राइट? उन्होंने आर्टिकल 370 जैसे प्रावधानों को बैकडोर से डलवाया सरदार पटेल के स्टेटस और कद को जो है ना उपयोग करते हुए, क्योंकि उनका कद तो काम कर नहीं रहा था, राइट? और 35A ये कहां से आ गया? कोई संविधान का आर्टिकल ऐसे आ सकता है क्या? और उस आर्टिकल में कितनी जो है ना वक्र दृष्टि और बदमाशी थी कि उसके बारे में इतना कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई, सभी किताबों में नहीं छापा गया, राइट? उसमें जो है उसको कहीं भी रूल भी कह दिया गया। संविधान का आर्टिकल कभी रूल कहा जाता है क्या? वो रूल इसलिए कहा गया जिससे कि आप जो है कंफ्यूजन में बने रहें, राइट? आप ये बताइए कि 35A प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से संविधान का हिस्सा कैसे बन सकता है? प्रेसिडेंट के यदि ऑर्डिनेंस भी अपन मान लें तो वो ऑर्डिनेंस भी 6 महीने तक ही वैलिड रह सकता है यदि उसको पार्लियामेंट में विचारण नहीं किया जाता है। तो आर्टिकल 35A तो विचारण ही नहीं हुआ। तो हम जो है किस डेमोक्रेसी में हैं? मतलब वो मूल प्रश्न फिर से दोबारा जो है शेषनाग की तरह और महिषासुर की तरह खड़ा हो जाता है कि आप ये बताइए कि क्या हम स्वतंत्र हुए हैं, या हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो 17 जुलाई को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित हुआ है उसके तहत जो है ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, जिसमें इंडिपेंडेंस वर्ड केवल टाइटल में छोड़ के और कहीं पे उपयोग नहीं किया गया है। और ये एक बड़ी विडंबना की बात नहीं है कि हमें सोचना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू का नाम जो है वो कैबिनेट मिशन ने सुझाया था कि एक दुबले पतले चरित्र के व्यक्ति हैं जिन्हें महिलाओं से पढ़ाया जा सकता है कि वो जो है इस काम के लिए सबसे उपयुक्त होंगे, वो है जो है अंग्रेजों के अनुसार जो है भारत को आगे चलाएंगे। लिहाजा जवाहरलाल नेहरू को यदि हम प्रधानमंत्री बनाते हैं तो यह सबसे अनुकूल परिस्थिति होंगी। और कैबिनेट मिशन की इस अनुशंसा के बाद जो उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड बॉवेल, उनको हटाया गया और लॉर्ड माउंटबेटन को लाया गया और एडमिना जी को विशेष तौर पर लाया गया।
आप लोगों को शायद जानकारी होगी कि एडमिना जी जो है जिन्ना जवाहरलाल नेहरू ये एक ही कक्षा में पढ़े हैं। आपको जानकारी है क्या इस बात? नहीं पता। हाँ, तो ये लोग एक साथ पढ़े थे और उस समय से भी इनकी दोस्ती प्रगाढ़ थी। तो एडमिना जी ने आके यहाँ रोल ऐसा ही अदा नहीं किया है, ये बहुत सोची समझी अंग्रेजों की रणनीति थी। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि अंग्रेज इतनी दूर की सोचते थे और जिस जवाहरलाल नेहरू को वर्किंग कमेटी में 0 वोट मिला है उसको अंग्रेजों की देखिए क्या रणनीति थी कि वो उसे इसके बावजूद भी वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट भी बना पाए और इस देश का प्रधानमंत्री भी बना पाए। और उन्हीं उपकृत प्रधानमंत्री ने वाइसराय ऑफ इंडिया को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बनाया। तो लौट के अपन पार्टी तंत्र के ऊपर आए रोहित जी, राइट। ये पार्टी जो है शब्द का इस्तेमाल कहीं पार्लियामेंट उसमें नहीं है संविधान में। ये पार्टी तंत्र जो है पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत बनाया गया और इसमें हमने पॉलिटिकल व्हिप दे दिया। ये पार्टियां जो है वो प्राइवेट कंपनियों के बतौर काम कर रही हैं। जो अपन उस बात को एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि ये टिकट किसको दे रही हैं? टिकट जो है वो पैसे लेके दे रही हैं। टिकट जो है अपराधियों को दे रही हैं। टिकट अपने भाई भतीजों को दे रही हैं और टिकट जो है वो दूसरी पार्टी से आए हुए अवसरवादियों को दे रही हैं। जब इंटरनल लोग जो है इस बात का विरोध करते हैं तो ये लोग कहते हैं साहब भीतर घात हो गया है। अरे आपने तो बाहर घात कर दिया सबके सामने। भाई एक व्यक्ति जो है वो लगातार काम कर रहा है समर्पित भाव से, उसको विश्वासघात करके आप किसी दूसरे व्यक्ति पार्टी से जो स्वार्थी आया है उसको आपने टिकट भी दे दिया, मंत्री पद भी दे दिया और सब कुछ दे दिया, तो ये बाह्यघात नहीं कर दिया आपने उसके ऊपर? सही बात है, सही बात है। तो इन सब बातों को कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। इस देश में कोई भी सुधार तब तक नहीं आएगा जब तक कि हम इन मूल विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे। अब आप थोड़ा सा जुडिशरी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आपसे ये बात करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी चुनी है? कौन बनता है जुडिशरी में? जो कि मुख्यमंत्री जिसको यदि लंबे जो है ना यदि कम उम्र में उसको यदि हाई कोर्ट जज बना देते हैं, चाहे उसकी दुकान चलती हो चाहे ना चलती हो, चाहे वो अपराधियों की मदद का जो है का डिफेंस करते करते जो है वो पैदा हुआ हो, यदि वो कम उम्र में मुख्यमंत्री की कृपा से यदि वो हाई कोर्ट जज बन जाता है तो आगे चल के वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। ये इबादत उसी समय लिख दी गई। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल सही बात है। तो हमें जो है एक इंडिपेंडेंट जो है वो जुडिशियल सर्विस क्यों नहीं बनाना चाहिए? हमें इसमें एग्जीक्यूटिव का रोल 0 कर देना चाहिए। 0, नॉट 1%, एकदम 0, डबल 0। आप उस मूल कार्य पे फोकस करिए जो इसके लिए हमने आपको चुना है। आप दुनिया की हर देखिए अभी क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे जुडिशरी को चुन रहे हैं, राइट। वहां पे सभी जो है ना ब्यूरोक्रेसी का अपॉइंटमेंट वो कर रहे हैं, ठीक है ना। वहां पे जो अभी अपन चर्चा कर रहे थे कि कानून कौन बना रहा है, तो न्याय के मंदिर तो कानून नहीं बना रहे हैं, तो कानून कहीं बाहर से बन के आ रहे हैं, राइट। तो ब्यूरोक्रेसी का थोड़ा बहुत रोल हो सकता है, अदरवाइज इट मे बी totally outside by the vested interest those who might be dictating। वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं, वो बाहरी देश की शक्तियां भी हो सकती हैं जो इनको एज ए पपेट यूज करके उन नियमों को लाया जा रहा है जिनको बिना चर्चा किए हमारी पार्लियामेंट पारित कर रही है। मैंने आप जो भी अभी तक अपन ने विवेचन या चर्चा की है उससे आप सहमत है कि नहीं है? हेलो? 100%। तो आपको नहीं लगता है कि हमें मूल चीजों की बातें करना चाहिए? हम इस देश को समृद्ध तो यूं ही बना देंगे। मेरे पास ऐसे नुस्खे हैं कि हम किसानों की आमदनी 5 गुना ओवरनाइट बढ़ा सकते हैं, और उसमें कोई बड़ा काम नहीं है। उसका छोटा सा काम है कि हम उनको कॉस्ट से और करेंसी से दोनों से मुक्त कर दे रहे हैं, 1 MSP दे रहे हैं, और कॉस्ट जितनी भी है वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट पे माउंट कर रहे हैं,
जो कि बाद में जो है सेटल होती रहेगी, और 1 MSP विदाउट एनी कॉस्ट जो है ना उसको मिलेगी। तो यदि अभी आपका 80% पैसा लग जा रहा है तो आप जो है आसानी से कहना चाहिए कि आपकी 5 गुना आय हो गई, राइट। और उसमें हम ये कह रहे हैं कि हम किसानों को कोई ज्ञान नहीं बांटेंगे, हम उनके साथ ज्वाइंट वेंचर करेंगे और उस पे उनके खेत पे करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, जो कि उनको कॉस्ट नहीं देना होगी, उनके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चली जाएगी, जिसके लिए ढेर सारा रेवेन्यू अपने आप जनरेट होता रहेगा। तो उसकी भी उन्हें चिंता पालने की जरूरत नहीं है, राइट। हमारी इंटीग्रेटेड खेती होगी जिसमें 4 तरीके के पेड़ होंगे, बी कीप होगी और ढेर सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। हमारी जो है ना गाय होंगी उसमें। तो अभी जो हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध पैदा जो है ना आ रहे हैं, तो जो कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है, यदि हम ठीक ढंग से इस पे रिसर्च करें तो आज भी हम कैंसर बॉम्ब पे बैठ गए हैं, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता और इसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब नींबू के रस से कोरोना वायरस मर रहा है तो 137 करोड़ लोगों को यदि हम वैक्सीन देंगे तो 17 लाख करोड़ चाहिए। क्यों चाहिए 17 लाख करोड़? ये 170 करोड़ क्यों बताते हैं कि हमने वैक्सीनेट कराया है? अब वो बेसिकली उतने हो पाए होंगे ना, तो उसको जो है ना 170 करोड़ ही हो पाए होंगे ना। 135 करोड़ लोग हैं, नहीं तो डबल वैक्सीन का हो गया होगा ना, वो वैक्सीन की संख्या काउंट हो रही होगी ना, वो नॉट पॉपुलेशन। मतलब इसका मतलब है कि 135 करोड़ लोगों को एक डोज और बाकी बचे हुए लोगों को सेकंड डोज लगी है, ऐसा। सेकंड डोज को लेकर के 170 कर दिया है। हाँ, मेरे ख्याल से, मेरा तो सोचना यही है। अच्छा, मेरा ये कहना है कि ये तो हमारी हर डिसीजन कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है। यदि देश के जो है एक रिटायर्ड डीजी रिसर्च करके और क्लिनिकल ट्रायल करके ये बात कह रहे हैं कि कोरोना वायरस का RNA टूट जा रहा है नींबू के उससे, और स्वयं जो है डॉक्टर पांड्या से बात कर रहे हैं जो कि ICMR में चीफ हैं कोरोना के, और उनसे एक निवेदन करते हैं कि आप जो है, चूंकि पूरे भारतवर्ष की सभी RT-PCR लैब जो है वो जुड़ी हुई हैं, राइट, तो आप केवल उनको ये कह दीजिए कि जो पॉजिटिव सैंपल आए उनमें 1 बूंद नींबू की डाल लें और दोबारा टेस्ट कर लें, वो सैंपल विसिएटेड हो जाएगा क्योंकि उसका RNA टूट गया है। इस काम को करने में कुछ घंटे लगेंगे, दूसरे दिन जो है हम रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं और विश्व गुरु बन सकते हैं, हम अपने 17 लाख करोड़ बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो नींबू का रस है वो लेप्रोसी, टीबी, अस्थमा और ढेर सारी जो है ना बीमारियों को भी साथ ही साथ काफी हद तक जो है ना हैंडल करेगा। हमारे 12 करोड़ से ज्यादा लोग तो अकेले टीबी से मर रहे हैं, और कोड में जो है ना उनकी जीवन कितना दयनीय होता है वो हम और आप सब जो है ना रोड पे रोज देखते हैं कि नहीं देखते हैं। और उसमें ड्रग रेजिस्टेंस, मल्टी ड्रग थेरापी से लेके 50 चीजें होती हैं। जो व्यक्ति उस ड्रग को लेता है वो ही समझता है कि वो क्या झेल रहा है, ठीक है ना। तो लोगों की दुकानें चल रही हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी की अपनी लॉबी चल रही हैं, और एक बार हम अपने चारों तरफ देखेंगे जो हमारे नेता हैं, क्या ये बहुत बड़े और अच्छे लोग हैं क्या हमारे रिप्रेजेंटेटिव इससे बेहतर नहीं होना चाहिए? क्या हमें इन लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव के बतौर चुनते हुए लज्जा नहीं आती? मेरे ख्याल से हमें लज्जा आना शुरू हो जाएगी तो सब समस्याएं जो है ना मिट जाएगी। और हमें जो है बेसिकली हमने एक सकारात्मक संवाद का तरीका भी निकाला है, आपने सुना क्या उसको?